हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर 11 है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वो खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी तक पढ़ लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे वेक्टर बनाते हैं, कैसे एलियन डीएनए लेते हैं, कैसे दोनों को कंबाइन करते हैं और हमें अपने होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि क्या क्या आपके ऐसे टूल हैं जिनकी जरूरत होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, है ना। तो कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते हैं, कैसे क्लोनिंग वेक्टर्स काम करते हैं। आज हम गाइस देखेंगे कि वो पूरा प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो आपका जो पूरा प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक। पहला जो स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप है कि आप कैसे आइसोलेट करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। आपका जेनेटिक मटेरियल है क्या? है ना। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि हम क्या जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर रहे हैं। तो गाइस, ये हमें तो अभी तक पता ही चल गया है कि आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वही होता है जेनेटिक मटेरियल सारे ऑर्गेनिज्म में। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डीएनए होता है वो। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वो डीएनए को कट करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, है ना। अब इससे पहले हम वो कट करें, हमें वो डीएनए प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए। प्योर फॉर्म का मतलब कि डीएनए के साथ और कोई भी ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल ना हो जुड़ा हुआ, है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि पहले तो सेल को खोलना है। ठीक है। सेल को खोलकर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स डीएनए से अलग करके हमें डीएनए को निकाल लेना है। डीएनए को आइसोलेट करना है ना। अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स गाइस आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना, पॉलीसैकेराइड्स हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, है ना। जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कैसे ये करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस किस तरीके का सेल है। ठीक। हम पहले ब्रेक करते हैं सेल को एंजाइम्स यूज करके। ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि अगर वो बैक्टीरिया है जिसको हमें ओपन करना है, बैक्टीरियल सेल है, तो हम क्या यूज करते हैं? लाइजोजाइम, है ना। अगर वो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है ना। अब हमें सेल वॉल तोड़नी है बेसिकली पहले, तभी सेल खुलेगा। तो हम यूज करते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। ठीक है। अगर मान लो कोई फंगस है, ठीक है, तो फंगस की ऊपर की लेयर काइटिन की होती है जो कि एक प्रोटीन है, तो हम यूज करते हैं काइटिनेज एंजाइम। ठीक। अब हमने क्या करा कि हमने ऐसे एंजाइम्स डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के सेल है उसको यूज करके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक लंबा सा डीएनए का मॉलिक्यूल आया जिसके साथ जो है आपके आरएनएज हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, और प्रोटीन तो होगा ही। बताओ कैसे? ऐसे होगा कि आपका डीएनए तो इंटरवाइंड होता है प्रोटीन्स के अराउंड, है ना। कौन से प्रोटीन्स के अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, हिस्टोन्स के अराउंड, है ना। ऐसे होता है हिस्टोन प्रोटीन, और इसी पे कॉइल्ड होता है डीएनए, है ना। तो इससे भी अलग कर देंगे, हमें एकदम प्योर फॉर्म में डीएनए चाहिए। ठीक। तो आपके जैसे अगर आरएनए जब हमें हटाना है ना, तो आरएनए हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइबो न्यूक्लियस। ठीक है। प्रोटीन्स हर हटाना है, तो प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे, है ना। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे कि पूरा ट्रीट करके इसको अलग अलग एंजाइम से सारे मैक्रोमोलिक्यूल हटा देंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो डीएनए सिर्फ बच जाएगा। तो जो प्योरिफाइड डीएनए है वो जो है प्रेसिपिटेट कर जाता है जैसे ही हम उसमें चिल्ड, क्या डालते हैं? चिल्ड इथेनॉल, है ना, बेसिकली अल्कोहल। चिल्ड इथेनॉल डालते ही जो आपका प्योरिफाइड डीएनए है वो हमें मिल गया। दिखेगा कैसा गाइस? अगर आप इसको देखेंगे ना, बिल्कुल प्योरिफाइड डीएनए, तो एकदम फाइन थ्रेड जैसा आपको पूरा कलेक्शन एक फाइन थ्रेड का मिल जाएगा आप सस्पेंशन में।
ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने आइसोलेट तो कर दिया जेनेटिक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि डीएनए को कट करना स्पेसिफिक लोकेशन पे, है ना। अब हमें जो डीएनए पूरा तो चाहिए नहीं, जो हमने बेसिकली डीएनए निकाला है पूरा नहीं चाहिए, उसका एक पोर्शन चाहिए, है ना, जिससे मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। दूसरी तरफ जो आपका वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, उसको कट करेंगे जहां पर हमें जोड़ना है ना। ये कैसे होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब होता क्या है कि हम इंक्यूबेट कर देते हैं, किसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए को एक साथ ऑप्टिमल कंडीशंस पे इंक्यूबेट कर देते हैं। तो आपका जो प्योरिफाइड डीएनए है प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनको हमने ऑप्टिमल कंडीशन में इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, एक साथ जब उनको रख दिया बेसिकली, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या करा, जो पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें कट करना है, हम वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो वो जाएगा और अब वो उसको कट कर देगा। अब हमें चेक भी करना पड़ेगा कि कट कैसे हुआ, भाई हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके प्रोग्रेशन चेक करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक। तो अब ये हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था कैसे होता है। अब हम वापस से पढ़ लेते हैं एक बार, कि हमने क्या बोला था कि डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है, ठीक है। और कैसे मूव करता है, अपने लेंथ पे डिपेंडेंट होता है ना। तो जितना छोटा आपका डीएनए होगा उतना दूर मूव करेगा, ठीक। अब ये हमने पहले तो आपका जो डीएनए का पीस चाहिए उस पे करा, और दूसरी तरफ हमने यही सेम चीज प्लाज्मिड के साथ भी करी, ठीक है, वेक्टर डीएनए के साथ भी करी। अब हमें जब अलग अलग दोनों के पीसेस मिल गए, ठीक है, आपका जो एलियन डीएनए है, जो एलियन डीएनए है और जो प्लाज्मिड है, जब वो दोनों मिल गए, तो इसको फिर हम वापस से जोड़ देते हैं, किससे, लाइगेजेस से, ठीक। तो हमने क्या करा कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है सोर्स डीएनए का, और जो कट वेक्टर है, उसको मिक्स कर दिया पहले, और उसमें डाल दिया लाइगेज। लाइगेज के डालते ही जो आपके हम स्टिकी एंड्स की बात करते हैं, वो स्टिकी एंड्स जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए के जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक। और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है अब एम्प्लीफिकेशन। जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब है मल्टीपल कॉपीज बनाना, है ना। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक। तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब आपको उसको बेसिकली रेप्लिकेट करते जाना, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन कैसे होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन होता है गाइस एक मेथड से, जिसको बोलते हैं पीसीआर। फुल फॉर्म है इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं एक ऐसे रिएक्शन, एक ऐसा बेसिकली हम मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। होता है इन विट्रो ये, ठीक है, मतलब लैब में कर रहे हैं हम ये सब। हमने क्या करा, पहले दो सेट प्राइमर के ले लिए, ठीक है। प्राइमर क्या है, प्राइमर बेसिकली गाइस छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और ये क्या है कि आपका जो डीएनए का रीजन है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। तो एक हम यूज करते हैं प्राइमर्स, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो प्राइमर है ना, उसको एक्सटेंड कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स यूज करके, और कॉम्प्लीमेंट्री पूरा
स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, तो आपका जो जीनोमिक डीएनए आपने ऐड करा है उसको टेम्पलेट मान के उसके अगेंस्ट जो प्राइमर हमने ऐड कर दिया उसको एक्सटेंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यही रेप्लिकेशन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, और हम चाहें तो इससे इसको बिलियन टाइम्स तक करके बिलियन कॉपीज भी बना सकते हैं गाइस, है ना। अब जो आपका एम्प्लीफिकेशन है वो क्या होता है, थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहने वाले डीएनए पॉलीमरेज से होता है। और ये आपको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। ठीक, और ये हाई टेम्परेचर पे हम जब क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग करना है, हमें डीनेचर करना है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग करके तभी आप उसको रेप्लिकेट करेंगे, है ना। तो हम हमें अब ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे जो डीएनए है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है वो तो डीनेचर हो जाए, है ना। लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम भी तो प्रोटीन से बने होते हैं, वो भी हम बोलते हैं बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाई टेम्परेचर में तुरंत डीनेचर हो जाते हैं। बट हम क्या चाहते हैं कि ये एंजाइम ना हो डीनेचर, क्योंकि इसको तो काम करना है अपना, है ना। तो हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक, अब हम एक बार वापस ये पूरा प्रोसेस गाइस देखेंगे इस डायग्राम से। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इससे देखेंगे पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका ये जो रीजन दिख रहा है ना, इतना, ठीक है, ये जो रीजन है पूरा, ठीक, ये है आपका वो रीजन जिसको एम्पलीफाई करना है, पूरे डीएनए को तो करना नहीं है ना। तो ये रीजन है विच इज टू बी एम्पलीफाइड। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, हीट देते हैं सिस्टम में। हीट देने से क्या होता है, डीएनए डीनेचर होके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप मान लो ये 5:3 वाली स्ट्रैंड है, ये 3:5 वाली स्ट्रैंड है ना। अब हर में ये सेम ही होगी, है ना। इस ये जो पहला स्टेप है ना गाइस, जहाँ हीट दे रहे हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं डीनेचरेशन। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। ठीक, डीनेचरेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स अब अलग हो गए। अब हम ऐड करेंगे प्राइमर्स। अब हम ऐड कर देते हैं प्राइमर्स। ये प्राइमर्स क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। ठीक है, तो अब बहुत छोटा सा पीस हमने ऐड कर दिया जिनमें की जो कि बेसिकली केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि वो रीजन है डीएनए का उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसको इस स्टेप को हम बोलते हैं अनीलिंग। हमने प्राइमर्स अनील कर दिए। ठीक, ये हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है, अब प्राइमर्स ऐड करने के बाद हम फिर ऐड करते हैं अब अपना एंजाइम, मेन वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। गाइस एक बात बता दूं, इस पॉलीमरेज को हम टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपको कभी क्वेश्चन में डीएनए पॉलीमरेज की जगह टैक पॉलीमरेज लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टैक कहाँ से आ रहा है, थर्मस एक्वेटिकस, जहां से हमने ये लिया है एंजाइम उससे। थर्मस का टी और एक्वेटिकस का ए क्यू, टी ए क्यू, टैक। ठीक है, तो टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। अब हमने क्या करा, डीएनए पॉलीमरेज प्लस और क्या डाल दिया इसमें, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि ये जो आपके प्राइमर ऐड करे हैं उसको स्ट्रेच करना शुरू करेगा, और क्योंकि डी न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो आपका वो जो डी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्पेसिफिक जोड़ना शुरू कर देगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल गया, पूरा एक्सटेंडेड, है ना, पूरा एक्सटेंडेड
अब आपको डीएनए का पार्ट मिल गया। ठीक है, इस स्टेप को गाइस हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो आपका थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। ठीक, अब इसको आप रिपीट करते रहिए, इस रेप्लिकेशन को रिपीट करते रहिए से 30 साइकिल्स। ठीक है, अब आप जितना रिपीट करते जाएंगे आपका एम्प्लीफाइड डीएनए बनता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे, हमने क्या बोला था, 1 बिलियन कॉपीज तक बना सकते हैं। ठीक है, 1 बिलियन टाइम्स तक करके 1 बिलियन कॉपीज तक बना सकते हैं। तो गाइज बेसिकली आपका जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स है? डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। ठीक, तो आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके आगे का स्टेप क्या है? अब हमने क्या करा, एम्पलीफाई भी कर दिया। अब हमें इस डीएनए को इंसर्ट करना है, कहां पर? हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब अब गाइस अगर आपको याद है तो हमने पिछले वीडियो में भी ये पढ़ा था कि इंसर्शन कैसे करते हैं, है ना? तो हम वापस उसको रिपीट नहीं करेंगे गाइस। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो होस्ट है उसको कंपिटेंट बनाते हैं, है ना? हमारा जो होस्ट है उसको कंपिटेंट बनाते हैं कि वो जो है, जो भी आपका जो आप डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ले सके। ठीक, तो अब जैसे आप मान लीजिए कि आपका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन है जो कि रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक को। ठीक, अब मान लीजिए वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, उसको आपने ई कोलाई सेल में डाल दिया। अब होगा क्या कि आपके जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा किसमें? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में। ठीक, अब अगर आप इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अगर प्लेट पे स्प्रेड करेंगे, ठीक है, और आपने मीडियम क्या रखा है? एम्पिसिलिन रखा है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, जो सेल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो तो ग्रो कर जाएंगे क्योंकि अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। जो अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, वो मर जाएंगे, है ना? अब इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो ये मार्कर है जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग कर रहा है। ठीक, तो आपने अब जिस होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म में आपको इंसर्ट करना है ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, उसको कॉम्पिटेंट बनाया। अलग अलग तरीके होते हैं इंसर्ट करने के, आप उससे आपने उनसे इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद का स्टेप क्या क्या होगा? इसके बाद का स्टेप होगा कि अब हमें क्या करना है? अब हमें इस जीन को बेसिकली, ठीक है, इससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है ना? इससे एक हमें अब प्रोडक्ट बनाना है। अब हमें मास स्केल पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे कि अब इस फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करते हुए पहले तो देखेंगे, अप्रोप्रिएट कंडीशंस में रख के, बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स देखकर ये देखेंगे कि ये फॉरेन जीन एक्सप्रेस तो हो रहा है ना? तो बेसिकली हमने क्या करा, क्लोन कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब हमने ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में रख दिया और हमने देखा एक्सप्रेस होने लग गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए कि हम प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा है कि प्रोटीन इनकोडिंग जीन को एक्सप्रेस करवाया है। ठीक है, उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, अब हमने क्या करा कि जो सेल्स में चला गया वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्लोन करते गए इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब वो स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है। ठीक, अब हमने क्या करा, उसके लिए प्रॉपर कल्चर यूज करा है ना? प्रॉपर डिवाइसेस यूज करे हैं जो कि जिसमें कि हम कल्चर डालेंगे, उसमें हम अच्छे से जो है सारी टेक्निक्स, सारा स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस देकर, और अब हम उसमें बेसिकली डेवलप कर रहे हैं लार्ज स्केल पर हमारा जो भी इंटरेस्ट है उसको। ठीक है, तो जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, अब वो कैसे करते हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज्ड मीडियम जो है उस कल्चर का वो ड्रेन आउट करते रहते हैं, फ्रेश मीडियम डालते रहते हैं। ठीक है, और वो कल्चर करते रहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि एकदम एक्सपोनेंशियल जो है एक फेज आ जाता है जबकि आपको बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। ठीक, अब अगर बहुत ज्यादा स्केल पर हो रहा है तो हम बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बायो रिएक्टर्स आपके 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कर सकते हैं एक बारी में।
ठीक है। होता कैसे है कि ये बायोरिएक्टर जो है वो ऑप्टिमल कंडीशन देता है डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। तो मतलब ग्रोथ कंडीशंस हैं जो मीडियम है ना, जो टेम्परेचर है, पीएच है, विटामिन्स चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो सब देता है। ठीक है। अब आपके बायोरिएक्टर जो मोस्ट कॉमनली गाइस यूज होते हैं वो स्टीयरिंग रिएक्टर होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है। ठीक। तो बेसिकली एक स्टिर्ड टैंक रिएक्टर है जो कि सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर है। ठीक है। कर्ड बेस है। और वो क्या कर रहा है कि मिक्स कर रहा है सब कुछ। ठीक। और उसके साथ क्या, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी चेक कर रहा है। तो उसके अंदर एक स्टिरर है जो फैसिलिटेट कर रहा है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी दे रहा है। ठीक। उसके ऑल्टरनेटिवली एक और रिएक्टर होता है, एक और बायो रिएक्टर होता है जिसमें एयर को बबल कर सकते हैं अंदर। तो ये एयर बबल करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेने की सरफेस एरिया वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब गाइस ये देखिए आपकी दो तरीके के रिएक्टर है। ये जो पहला आपको दिख रहा है ये है स्टिर्ड रिएक्टर। ठीक है। सिंपल स्टिर्ड रिएक्टर में क्या होता है, बेसिकली एक आपको मोटर दिखेगा। ठीक है। फिर आपका एसिड बेस वो करने के लिए, पीएच है कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक दिख रहा है आप लोग को। ठीक है। एक स्टेरिलाइज करने के लिए, स्टीम के लिए है ना, बहुत ही स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस चाहिए। कुछ भी हो गया तो ये पूरा खराब हो जाएगा आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। फोम ब्रेकर है। ठीक है। फिर आपका ये फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर बोलते हैं। ठीक है, वो है। कल्चर ब्रॉथ है। ठीक है। और इधर से स्टेराइल एयर जा रही है। ठीक है। तो ये एक पूरा सिस्टम है स्टिर्ड रिएक्टर का, सिंपल स्टिर्ड। दूसरे तरीके का होता है जिसमें हम बबल यूज करते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं स्पार्ज्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर। ठीक है। अब देखते हैं इसमें इसमें बेसिकली क्या ऐसा अलग सा है। तो बेसिकली बबल्स यूज कर रहे हैं। ये बबल्स क्या करती हैं कि आपका ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया जो है, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ा देती हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल रहा है आपको, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया मिल रहा है। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। आपको इंक्रीज्ड सरफेस एरिया मिल रहा है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली गैस इंट्रेनमेंट है। ठीक है। तो दो तरीके के बायो रिएक्टर, या तो सिंपल स्टिर्ड हो गए या तो स्पार्ड स्टिर्ड हो गए। ठीक है, स्पार्ड स्टिर्ड। अब ये तो हो गया बायो रिएक्टर्स के बारे में। अब बेसिकली आपने मास प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है। अब मानते हैं कि आपने मास प्रोड्यूस कर लिया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है कि बेसिकली आपने प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसको मार्केट करें, उससे पहले आप उसको चेक करते हैं अच्छे से। ठीक है। क्या करते हैं आप, सेपरेट करते हैं पहले तो उसको सही से, कुछ भी ऐसी इम्प्योरिटी ना हो, कुछ भी ऐसा चीज ना हो, और फिर उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन, इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है। तो बेसिकली आपने अब इनको सेपरेट करके प्योरीफाई कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें सूटेबल प्रेजर्वेटिव्स डालेंगे। ठीक है। अब आपको प्रिजर्व करना है इसको लंबे टाइम तक के लिए, है ना, तो हम प्रेजर्वेटिव्स डाल देते हैं। फिर हम इन बेसिकली आप मान लो ये ड्रग्स जैसे बन गए, दवा बन गई, है ना, तो इनका आप क्लिनिकल ट्रायल शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज कि वो वॉलंटियर्स ढूंढते हैं जो कि इनको यूज करने के लिए वॉलंटरली रेडी होते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि उनमें किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी टेस्ट करके, ठीक है, उसके बाद हम फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमने सारा जो प्रोसेस है
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, या तो इस वीडियो पे कमेंट करके या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस जो मैं पोस्ट करती हूँ वो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।